अब हम लोग नई सिचुएशन पे चल रहे हैं। ये एक बर्ड है और ये बर्ड इस फिश को देख रही है। फिश जो कि एक बीकर में पानी भरा हुआ है उसके अंदर में है। बीकर में जो पानी भरा है उसकी डेप्थ h है और फिश जो है वो जस्ट हाफ ऑफ द डेप्थ मतलब h/2 पर होगी और उसको देखने वाली बर्ड h डिस्टेंस पर है। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानते हुए हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक कि जब फिश को बर्ड देखेगी तो उसको कहाँ दिखाई देगी फिश। दूसरा, जब बर्ड को फिश देखेगी तो उसको कहाँ दिखाई देगी। ठीक है, बर्ड फिश को देख रही है, फिश बर्ड को देख रही है और दोनों में कंपैरेटिवली किसको ज्यादा डिस्टेंस दिखाई देगा। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। चलिए समझिएगा, ये तो आसान है, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। जैसे कि देखना, बर्ड फिश को देख रही है तो मैंने अभी आपको सिखाया था कौन देख रहा है, बर्ड। किस मीडियम में है, एयर में, तो हम लिखेंगे 1। फिर उसके बाद क्या आएगा, h/1। ये कितना है, h/2 बाई म्यू। तो जो अपने पास में रिजल्ट आया वो क्या आया, h + h/2 म्यू। अच्छा, ये तो हो गया जब बर्ड देख रही थी फिश को। चलो अब फिश देख रही है बर्ड को, तो देखने वाला कौन है, म्यू। और फिर वो वाली चीजें तो सारी वैसे ही रहेंगी, h/2 अपॉन म्यू एंड h/1। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा h/2 + μh। तो आप देख सकते हो कि जब बर्ड ने फिश को देखा तो उसको ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम दिखा और जब फिश ने बर्ड को देखा तो उसको ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा दिखा। इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है इनके बीच में वो तो दोनों में से किसी को भी नहीं दिखा। बर्ड को एक्चुअल डिस्टेंस से कुछ कम पे दिखी फिश। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि वाई दे फॉल प्रे फॉर द बर्ड्स, बिकॉज उनको ये दिखती हैं और नजदीक दिखती हैं, तो इनको ये एक तरह का लुक्रेटिव वो दिखता है कि जाकर के अटैक करें। और फिश जो कि देर से रिस्पॉन्ड कर पाती है और फंस जाती है, उसका कारण क्या होता है कि उसको कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा होता है, तो रिएक्शन टाइम भी उस हिसाब से बनता है। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, सर जो ये बीकर हम लेकर के चल रहे थे मैंने उसमें नीचे सरफेस को कर दिया सो दैट द बेस ऑफ द बीकर बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। ये एंड नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि बर्ड को फिश की जो इमेज बन रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो दिखे। ठीक है सर, ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये हम निकालना चाहते हैं। क्या ये बात समझ आई? कहने का मतलब हुआ कि इस अरेंजमेंट को देखिएगा, इस रे डायग्राम को समझिएगा। वी विश टू फाइंड दिस थिंग। ये फिश हो गई, बर्ड जो है वो इस फिश की इमेज देखेगी जो मिरर पे बन रही हो। अब आप समझिएगा, ये डिस्टेंस h/2, इधर से ये भी h/2 होगा। तो जैसे जो रेज फिश से चले, जो रेज सीधी ऊपर गई नहीं कर सकते क्योंकि इमेज ऑफ द फिश देखनी है, तो जो रेज ऐसे चली होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ ऐसी हुई होंगी। तो इधर से देखने वाले को जो फिश है वो यहां कहीं की इमेज दिखेगी। अब ये जो बर्ड है वो इसको देख रही है, इमेज ऑफ फिश को। रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो रेज ऐसे जाएंगी, इधर कहीं ये बर्ड की आईज होंगी। ये चीज भाई, हम तो जो रेज लेके चल रहे हैं उनके लिए आई आर सब वेरी वेरी स्मॉल है,
तो हम इस पर कैसे दिखाएं? तो ऐसा करते हैं कि इधर पे ये बर्ड हो गई, जो बर्ड की आईज हो गई। तो अब एक तरह से बर्ड की आईज जो है ना, बर्ड को ये चीज देखनी है। हमारे लिए जो स्पेशल सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है? आपका बीकर, और बीकर इस और उस कारण से ये फिश की बन गई। ये तो क्लियर है, अगर ये डिस्टेंस h/2 है तो ये भी h/2 प्लेन में रहा इमेज, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी h/2, और इधर से तो ये h था ही, और अब हमें तो यही दिखानी थी, लिए तो यही हो भाई, यू मस्ट टेक सीधी। देखो इधर से क्या दिखाई देगा, ये इसकी इमेज होगी। तो चीज आएगा, आंसर क्या आएगा? इमेज ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। अगेन देखने वाला तो एयर से देख रहा है, फिर अब वो जिसे देख रहा है वो डिस्टेंस देखो, वो h और h/, क्योंकि देखना इसको, ठीक है ना, ये वाली। तो ये 3h/, ठीक है सर, ये बर्ड की आई तो h डिस्टेंस, तो ये h डिस्टेंस हो गया 1 के अंदर, सर बिकम्स 3h/2 म्यू प्लस h। तो आपके लिए होमवर्क, आप इमेज ऑफ बर्ड निकाल। सिचुएशन पे जा रही हैं, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं एक बार बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ये बात तो तय थी कि जब भी कोई वेव किसी इंटरफेस पे इंसिडेंट, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट ये पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत एक ब्रीफ हिस्ट्री भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने अब तक ये पढ़ा कि जब भी कोई वेव किसी एक इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी, है ना, जैसे इंटरफेस क्या हो गया? बाउंड्री सेपरेटिंग डिफरेंट मीडियम। बाउंड्री सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम्स। So whenever a wave is incident on any interface, a part of that wave is transmitted into the other medium, a part of that wave is reflected back into the same medium, and some part is absorbed. तो बात बड़ी क्लियर है कि ये क्योंकि हर वेव के लिए एप्लीकेबल है तो लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो मतलब क्या निकल रहा कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, and we are having light that is incident from medium 1, ठीक है ना। अब आपको तो पूरी बात क्लियर है एकदम कि मैं अब वेव फ्रंट्स ना बना करके एनर्जी फ्लो डायग्राम्स बनाता हूं जिसको मैं लाइट रे बोलता हूं। ये पूरा बिल्कुल हमने शुरुआत के लेक्चर्स में आपको बता रखा था। तो ये लाइट रे जैसे आई, ये इंसिडेंट हुई एक इंटरफेस पे, तो अभी इंटरफेस पे क्या होगा? अ पार्ट ऑफ द वेव या अ पार्ट ऑफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ये हमेशा ही होता है ना। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्रेक्टेड इनटू द या ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम। अब ये जो दूसरे मीडियम में गया, ये ट्रांसमिट जो हुआ वो आपका ऑब्वियसली जो स्नेल्स लॉ है उसको ओबे करता हुआ जाएगा। अगर ये डेंसर मीडियम होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, रेयर मीडियम होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता, बट अ पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये हमारी ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये सर हमेशा ही होगा, आप कभी नहीं कह सकते कि आपने 100% एनर्जी ट्रांसमिट कर दी अगर वो किसी इंटरफेस पे आकर के इंसिडेंट हुई। जैसे कि इसके बारे में बात करने से पहले 1 मिनट में और आपसे एक डिस्कशन करता हूं। आपको याद होंगे वो दिन जब आप स्कूलों में
जाते थे और वहाँ पर आपके जो स्कूल की क्लासरूम्स में जो विंडोज होती थी तो दे वेर ऑब्वियसली यूजिंग प्लेइंग ग्लास एज देयर कवर। तो वो जो प्लेइंग ग्लास होते थे उन प्लेइंग ग्लासेस के सामने खड़े होकर के आप अपने बाल वगैरह ठीक किया करते थे। अब आप खुद सोचिए कि वो एक प्लेन मिरर तो था नहीं, वो तो एक प्लेन ग्लास था और उससे आर पार आपको सब दिखता था, फिर भी आप अपने बाल उससे ठीक कर लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रेज आपके बालों से निकली और जाकर के वो टकराई उस प्लेन ग्लास से, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द वेव इज ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम, मींस वो प्लेन ग्लास के अंदर चली गई, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब वो आपके पास वापस लौट के आई, जिस कारण से आप ग्लास में भी अपना चेहरा अपने बाल देख पाए। और बेहतर बात यह है कि क्योंकि वो कुछ पार्ट ही था इसलिए उतनी अच्छी इमेज आपको नहीं मिली जैसे कि सुबह आपने अपने घर में प्लेन ग्लास मिरर में देखा था अपने आप को, तब आपको दिख रही थी। ठीक है ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा या उस लोग, राजा महाराजा की कोई भी जब अपने आप को देखना चाहता था और प्लेन मिरर का उनके पास में वो नहीं था तो वो पानी में अपने आप को देखते थे। अब पानी को देखा जाए तो आप तो बोलते हो कि पानी ट्रांसपेरेंट है तो रेज ऑफ लाइट पानी के अंदर चली जाएंगी, तो फिर पानी में कैसे रिफ्लेक्शन बनेगा? उसका सीधा सीधा कारण यही है कि पानी की बाउंड्री इंटरफेस जो है, तो जो रेज ऑफ लाइट पानी से आकर के टकराई उनका मेजोरिटी पोर्शन, क्योंकि इट इज गुड ट्रांसपेरेंट मीडियम, मेजोरिटी ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इनटू द वाटर बट अ पार्ट ऑफ इट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बैक। वो उतना ज्यादा फ्रैक्शन नहीं होगा इसलिए हमें बेहतर अच्छी इमेज नहीं समझ आएगी, बट रिफ्लेक्ट बैक तो हुई। यहीं से अब मैं अपनी बात स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं 5 मिनट जैसे मैंने वहां बात की कुछ बात और करने वाला हूं। आप देखिएगा ये हमारे पास में 2 मीडियम हो गए, ये मीडियम 1 और मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम लोग म्यू डी मान रहे हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान रहे हैं। तो हमारा जो केस 1 है, जो मैं केस 1 लेकर के चल रहा हूं, उसमें मैं बोल रहा हूं रे इज इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर TIR। ये हम लोग पहले 5 मिनट इसको समझेंगे कि हो क्या रहा है यहां पर। तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी। अब इसके पीछे की पूरी फिजिक्स तो पता है कि व्हाई इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मैंने आपको प्रूव भी कराया था। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। रे आपकी रेयर मीडियम से गई डेंसर मीडियम में जा रही है, इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका हमने प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है सर, उसका रीजन समझिएगा। जैसे ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो अभी आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो लिखोगे म्यू आर साइन आई इज म्यू डी साइन आर। आपको तो पता है कि ये स्नेल्स लॉ ये कहता था कि जो प्रोडक्ट है म्यू साइन आई ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट फिक्स रहना चाहिए। तो अगर तुम म्यू को बढ़ाते जाओगे तो साइन आई की वैल्यू कम होती जाएगी। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर साइन आई कम होता है तो मतलब आई भी कम हो रहा हो। तो ये क्लियरली इंप्लाई कर रहा है कि अगर म्यू बढ़ेगा तो आई कम होगा, है ना, या ये एंगल कम होगा, और अगर ये म्यू घटेगा तो ये एंगल बढ़ेगा। तो अब अगर रे हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है तो म्यू तो बढ़ गया तो एंगल कम होना चाहिए था, इसलिए आर कम आया। ठीक है सर, तो यहां से ये तो केस हो गया कि जब रे ऑफ लाइट हमारी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो उसका कुछ पार्ट तो बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हुआ होगा इन द सेम मीडियम। तो वो तो सिंपली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा होगा। अब हम लोग आते हैं इस सिचुएशन में केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है? रे इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। अब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो समझिएगा आप, ये सिचुएशन फिर से पूरी चेंज हो जाएगी।
इस बार समझिएगा क्या, और ये हमारा, अब रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रही है सपोज, तो रे आपकी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। जैसे कि बात हुई थी कि अगर म्यू कम करते जाओगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब आप एक ऐसे मीडियम में जा रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, तो वो आई से भी ज्यादा आएगा। आप बोलोगे द रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात तो समझ में आई सबको? तो मैं इस सिचुएशन में ऐसे बोल सकता and this obviously implies that angle R is greater than angle I. तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अब आप ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाइए थोड़ा सा। तो जब आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाओगे, मतलब कहने का ये हुआ कि पहले जैसे आपने इस एंगल पे लिया हुआ था I, तो ये रे कुछ ऐसे गई थी, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को I डैश कर दो on increasing the angle of incidence। अब अगर आपने इसको I डैश किया तो ऑब्वियसली R डैश भी उसी हिसाब से और बढ़ जाना चाहिए, I डैश से भी ज्यादा हो जाना चाहिए। तो पता चलता है कि अब जो नया रे है वो ऐसे जा रहा होगा, जहां ये पुराना एंगल R था, ये नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R डैश हो गया। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है, वो एक बात क्या है कि वेरी सून अ टाइम विल बी कमिंग, जब आप रे को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे भेजोगे जिसको मैं बुलाऊंगा थीटा सी, जिस पर रे जो है वो ग्रेजिंगली बाहर निकलेगी ऐसे, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टेंड्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये रे ग्रेजिंगली बाहर निकली, ग्रेजिंगली कमिंग आउट, that is R tends to 90 डिग्री। तो ये सिचुएशन में आप देखना जो इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल को हम लोग बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन इंटरफेस। क्रिटिकल एंगल फॉर ठीक है सर। मतलब जब रे एक डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो एक पर्टिकुलर एंगल पे वो ग्रेजिंगली एमर्ज करेगी, दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी नोन एज क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन इंटरफेस। तो अब तक हम लोगों ने जो चीज समझी वो क्या था, अगर जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, तो कुछ ऐसा हिसाब किताब बन रहा था। फिर आपने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, सच दैट वो एंगल जो पहले I था और ये R था वो अब थीटा सी बना दिया आपने। कितना? थीटा सी। तो रे कैसी आने लगी? ये आपका रे कमिंग आउट ग्रेजिंगली। एक छोटी सी बात देखना कि ये मैं बता रहा हूं, उस समय तक मैं केवल रिफ्रैक्शन में इंटरेस्टेड हूं इसलिए बता रहा हूं, वरना एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका पहले ही क्लियर कर दिया कि जब भी कोई भी वेव किसी इंटरफेस पे जाएगी, अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक। तो तुम ये तो मान के चलो कि यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा था और यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये भी रिफ्लेक्ट हुई है, और ये वाले केस में जब एंगल थीटा सी था तब ये भी रिफ्लेक्ट हुई है। और अब एक बहुत बढ़िया बात, अगर कभी इस पे डिस्कशन हो कि इन दोनों में ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कौन लेकर के जाता है, तो सर देखिए ऐसा है कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है, मतलब जब मैं बोलता हूं ना कि अ पार्ट ऑफ द वेव बैक इनटू द सेम मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स कैसे क्या थे।
और उसके अलावा एंगल इंसिडेंस की कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, बट वो पार्ट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखना कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, जो पार्ट ट्रांसमिट हो रहा था एनर्जी का वो कुछ कम होता जाएगा, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था वो कुछ बढ़ता जाएगा। ऐसे करते करते अब once we have attained this angle theta c, तो काफी कम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विल बी कमिंग आउट ग्रेजिंगली, बाकी ज्यादातर एनर्जी, मेजोरिटी पोर्शन ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। और अब इसके बाद में एक सिचुएशन आएगी, स्पेशल सिचुएशन, ठीक है। वो स्पेशल सिचुएशन में क्या होगा कि ये रे हमारी इंसिडेंट कराई हमने, ये एंगल आई है, given that I is greater than theta c, the critical angle for the given interface. तो इस कंडीशन में we will be having the entire light ray reflected back into the same medium and no light will be coming out. ये phenomenon is known as total internal reflection, ठीक है ना। For angle of incidence greater than theta c for given interface, the light ray is completely reflected back into the same medium. This phenomenon is known as total internal reflection.